वेट के लिए बोल देना भाई। बच्चों नमस्कार, सभी को नमस्ते। कैसे हाल चाल हैं आपके? एक बार बताइए, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है क्या? आइए तेज़ी से अपनी क्लास को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको धीरे धीरे केमिस्ट्री समझ में आ रही होगी और हम लोग केमिस्ट्री में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक बार बताइए, आवाज़ वगैरह सब आप तक ठीक पहुंच पा रही है क्या? एक बार कमेंट दिखा। चलिए ठीक। ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्ते। चलिए तो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। कुछ बच्चों को ये डाउट है कि सर बहुत धीमे पढ़ा रहे हैं और थोड़ा तेज पढ़ाइए। बच्चों ध्यान से मेरी बातों को समझिए कि एक बार हम लोग बेसिक अपना मजबूत कर लेंगे तो फिर केमिस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही होगी। आप इसकी चिंता ना करें। आप बिल्कुल भी ये चिंता ना करें कि सर जल्दी पढ़ाना है कि लेट से पढ़ाना है। वो सब आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए कि हम आपको बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हुए चलेंगे। आप उसकी चिंता ना करें, ठीक है? तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ बच्चों को ये तकलीफ आ रही है, कुछ बच्चों को ये तकलीफ आ रही है कि सर ये क्या पढ़ रहे हैं, इसको भी हम लोग एक बार बता दें। तो मैं एक बार आपको बताऊं कि हम लोग परमाणु मॉडल पढ़ रहे हैं। हम लोग परमाणु मॉडल पढ़ रहे हैं और ये जो परमाणु मॉडल हैं, ये जो परमाणु मॉडल हैं, इन परमाणु मॉडल में हम ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं परमाणु मॉडल में। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि परमाणु मॉडल में हम क्या पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि हम लोग एटॉमिक मॉडल या परमाणु मॉडल पढ़ रहे हैं, तो इन परमाणु मॉडल में, परमाणु एटॉमिक मॉडल में हमने कई लोगों को पढ़ लिया कि परमाणु की संरचना के बारे में, परमाणु की स्ट्रक्चर के बारे में किन किन लोगों ने क्या क्या बातें कही, परमाणु की स्ट्रक्चर के बारे में किन किन लोगों ने क्या क्या बातें कही, उन सारी चीजों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने पहला कहा कि सर एक व्यक्ति कणाद थे और कणाद ने कहा था कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य होता है। परमाणु जो होता है वो अविभाज्य होता है, एक बात आपने बताई। फिर आपने कणाद से आगे निकले तो एक व्यक्ति आए जिसका नाम डेमोक्रिटस था, डेमोक्रिटस था। एक सेकेंड। और डेमोक्रिट्स ने ये बात बताई कि सर ये जो अविभाजित कण है, जो सबसे छोटा अविभाजित कण है, इसको हम परमाणु नाम देते हैं, परमाणु नाम देते हैं। परमाणु मॉडल में कणाद ने ये बात बताई कि दुनिया की सारी चीजें छोटी से छोटी कणों से मिलकर बनी होती है और उन छोटे छोटे कण जो होते हैं वो अविभाज्य होते हैं। ये बात कणाद ने बताई थी। इसके बाद डेमोक्रिट्स ने कहा कि ये जो अविभाज्य कण होते हैं इनको परमाणु कहते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा अपने बारे में बहुत तथ्य, बहुत सिद्धांत अपने बारे में नहीं दे पाए थे। इसलिए एक नया मॉडल आया और उस मॉडल को नाम दिया गया डाल्टन का मॉडल। डाल्टन ने भी एटम को समझाने की कोशिश की, एटम के बारे में बात बताने की कोशिश की। और डाल्टन ने कहा कि दुनिया की कोई भी पदार्थ क्यों ना हो, दुनिया का कोई भी मैटर क्यों ना हो, वो छोटे छोटे पदार्थ से मिलकर बनता है और जो छोटे छोटे पदार्थ से मिलकर बनता है वो उसे हम लोग परमाणु ही कहते हैं। एक बात तो डाल्टन ने ये बात बताई। दूसरी बात कहा, जब छोटे छोटे परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो वो तत्व बन जाते हैं, तो वो एलिमेंट बन जाते हैं। और दूसरी बात यहां से ये बताने की कोशिश की डाल्टन ने कि जो तत्व बनते हैं, तत्व बनते हैं, इनके सभी परमाणु, इनके सभी परमाणु का जो रासायनिक गुण होता है
सभी परमाणु का जो रासायनिक गुण होता है वो समान होता है। ये बात किसने बताई? ये बात डाल्टन ने बताई। और अगली बात डाल्टन ने क्या कहा कि तत्वों के मिल जाने से यौगिक बनते हैं। अगर एलिमेंट को एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाए तो यौगिक बन जाते हैं। एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाए तो यौगिक बन जाते हैं। फिर डाल्टन से आगे बढ़े तो एक व्यक्ति आए जिसका नाम थॉमसन हुआ, और थॉमसन ने भी परमाणु मॉडल दिए। थॉमसन ने भी परमाणु मॉडल दिया, और जो थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया वो थॉमसन का परमाणु मॉडल तरबूज मॉडल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भी कोशिश की कि मैं परमाणु की संरचना के बारे में बताने की कोशिश करूं। मैं ये कोशिश करूं कि परमाणु कैसे बना होगा, परमाणु के भीतर की संरचना, परमाणु के भीतर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये बात बताने की कोशिश की। किसने? थॉमसन ने बताने की कोशिश की। और इसी आधार पर उसने कहा कि परमाणु में धनावेश होता है, परमाणु में धनावेश होता है और ऋणावेश होता है। ये जो परमाणु में ऋणावेश और धनावेश होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो होता है, ये बराबर बराबर मात्रा में बिखरा हुआ होता है। कल की क्लास में हम गए, एक और परमाणु मॉडल हमने देखा, और उस परमाणु मॉडल को हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा। उसे हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा। रदरफोर्ड ने अल्फा किरणों से एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट के बाद एक मॉडल दिया जिसे नाभिकीय मॉडल कहा गया, जिसे नाभिकीय मॉडल कहा गया। और कल तक की क्लास में आप नाभिकीय मॉडल के बारे में पढ़ चुके थे। रदरफोर्ड ने यह बात कही थी कि जब मैं अल्फा किरणों को किसी सोने की पन्नी पर गुजारता हूं तो कुछ पार्टिकल, कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो पार हो जाती हैं, कुछ किरणें ऐसी होती हैं, कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो पार हो जाती हैं, कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो पार नहीं होती, और कुछ किरणें वापस लौट आती हैं, वापस लौट आती हैं। इस आधार पर रदरफोर्ड ने यह बताने की कोशिश की कि शायद परमाणु के भीतर कुछ खाली स्थान होता है, और परमाणु का जो अधिकतम धनावेश होता है, एटम का जो मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज होता है, वो उसके केंद्र में होता है। वो जो उसके केंद्र में धनावेश होता है उसे उसका नाभिक कहते हैं। और इसी आधार पर इन्होंने कहा कि मेरे मॉडल को नाभिकीय मॉडल कहा जाएगा। दूसरी बात रदरफोर्ड ने बताई कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन पर ऋणावेश जो होता है, मिलिकन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ऋणावेश की बात की, और उन्होंने कहा कि ये जो ऋणावेश होता है ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ नाभिक के घूमते रहते हैं, ये बात बताई। लेकिन रदरफोर्ड ये बात नहीं बता पाए कि किसी भी नाभिक के चारों तरफ, किसी एटम के नाभिक के चारों तरफ कितनी कक्षाएं होती हैं, ये नहीं बता पाए। उन कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नहीं बता पाए। कोई भी एटम कोई भी एटम कैसे स्टेबल हो सकता है, ये बात भी नहीं बता पाए रदरफोर्ड। ये सारी बातें जब नहीं रदरफोर्ड बता पाए तो इन बातों को साबित करने के लिए या और बेहतर तरीके से स्पष्ट करने के लिए एक और व्यक्ति आएंगे जिसका नाम नील्स बोर होगा। तो आज की क्लास में हम लोग नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। और जब मैं ये कहता हूं कि नील्स बोर का परमाणु मॉडल इसका मतलब यह होता है कि नील्स बोर की आंखों से हम देखेंगे कि एक परमाणु के भीतर की संरचना कैसी हो सकती है, उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से घूमते हैं, उन कक्षाओं को क्या कहा जा सकता है, और वो कक्षाएं कितनी हो सकती हैं, उन कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो मैं चलूं आगे, एक बार बताइए यहां तक की बातें रिकॉल हो गई आपको? यहां तक की बातें रिकॉल हो गई, मैं चलूं आगे? बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू। यहां तक की बातें रिकॉल हो गई हैं तो मैं आगे चलता हूं। एक बार बताइए बच्चों, आप समझे कि हम लोग किस चैप्टर में हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। अब चुपचाप होकर मेरी बात सुने, चुपचाप होकर मेरी बात सुने, ठीक है? चलो आगे चलते हैं, यहां से आगे चलें। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो हेडिंग देंगे नील्स बोहर का परमाणु मॉडल। हेडिंग देंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल। एटॉमिक मॉडल ऑफ नील्स बोर। एटॉमिक मॉडल ऑफ नील्स बोहर।
सुने ध्यान से, पहली बात, कुछ बातें इनके बारे में पढ़ेंगे, सुनना। 3 बातें इन्होंने बताई, इन्होंने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन उन बहुत सारी बातों में हमें 3 बातें याद रखनी है। पहली बात क्या याद रखनी है कि जो किसी भी परमाणु का जो सबसे केंद्रीय भाग होता है, सबसे बीच का भाग जो होता है, उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉनों का पाथ होता है, जिसे कक्षाएं कहते हैं, रदरफोर्ड ने जिसे कक्षाएं कहा था, तो बोर कह रहे हैं कि प्रत्येक ये जो कक्षाएं होती हैं, नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं होती हैं, ये कक्षाएं एक नहीं होती, अनगिनत हो सकती हैं। जब रदरफोर्ड से लोगों ने ये पूछा था कक्षाएं कितनी होती है, तो रदरफोर्ड के पास इस बात का जवाब नहीं था। नील्स बोर ने कहा कि किसी नाभिक के चारों ओर अनंत कक्षाएं हो सकती हैं, और इन सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते। इस बात की आप जो है, इस बात की गलतफहमी में मत रहो कि सभी इलेक्ट्रॉन जो है सभी कक्षाओं में घूमेंगे। इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं घूमते। कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ ही कक्षाओं में घूमते हैं, और जिन कक्षाओं में घूमते हैं उन स्पेशल कक्षाओं को विविक्त ऊर्जा कक्षाएं कहा जा सकता है, डिस्टिंक्ट एनर्जी ऑर्बिट कहा जा सकता है। तो नील्स बोर ने पहली बात क्या बताई कि इलेक्ट्रॉन जो आपका परमाणु है, उस परमाणु के नाभिक के चारों तरफ बहुत सारी कक्षाएं हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं घूमते, कुछ विशेष कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन्हें विविक्त ऊर्जा कक्षाएं कहते हैं। एक बात तो ये बात बताई नील्स बोर ने। दूसरी बात ये कहा कि ये जो कक्षाएं होती हैं, इनका नाम करें, जैसे हमारे घर में हमारे बच्चे होते हैं, हम उन बच्चों का नाम रखते हैं, ऐसे ही नील्स बोर कह रहे हैं कि इन कक्षाओं को KLMNO ऐसे नामों से जाना जाएगा, या इन कक्षाओं को 1 2 3 4 ऐसे नामों से जाना जा सकता है। 2 बातें हुई। मतलब ऑर्बिट का नामकरण किसने कर दिया? नील्स बोर ने कर दिया। और तीसरी बात नील्स बोर ने यह बताने की कोशिश की कि जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता है, और इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते कोई ऊर्जा का एमिशन नहीं करता, किसी ऊर्जा को नहीं छोड़ता है। जब किसी ऊर्जा को नहीं छोड़ता है तो उसकी ऊर्जा में ह्रास नहीं होता, उसकी ऊर्जा में कमी नहीं आती। और जब उसकी ऊर्जा में कमी नहीं आती है तो वह नाभिक के केंद्र में नहीं गिरता है, परमाणु के केंद्र में नहीं गिरता है, और इस तरह कोई भी परमाणु स्थायित्व प्रदान कर लेता है, स्टेबल स्थिति में आ जाता है। 3 बात आपने समझे, 3 बातें आपने समझा। नील्स बोर आगे, हरभजन भाई ये बात आगे क्लियर होगी, ये बात आगे क्लियर होगी कि बोरबरी योजना आएगी, और बोरबरी योजना में ये बताएगा कि भैया कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां तक आप 3 बातें समझो, मैं इस बात को, क्या आप यहां तक मेरी बातें समझे? हाँ ठीक है सपना, ठीक है, हम कोशिश कर रहेंगे। यहां तक बात समझिए आप? चलिए ठीक है, थैंक यू। तो मैं यहां से आगे चलता हूं, इन तीनों बातों को लिखता हूं, और 3 बातों को लिखने के बाद फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। चलिए लिखें। पहली बात, पहली बात, नाभिक के चारों तरफ नाभिक के चारों तरफ, एक बार बताइए ठीक है क्या? यहां तक बता दीजिए एक बार, सब ठीक है? चलूं आगे? चलिए। अनेक वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, नाभिक के चारों तरफ अनेक वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, लेकिन सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते हैं, लेकिन सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते हैं। कुछ विशेष कक्षाओं में, कुछ विशेष कक्षाओं में
ही इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, कुछ विशेष कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इन कक्षाओं को विविक्त ऊर्जा कक्षाएं कहते हैं। इन कक्षाओं को विविक्त कक्षाएं कहते हैं या विविक्त ऊर्जा कक्षाएं कहते हैं। पहली बात तो ये आ गई। पेपर में पूछेगा ये जो शब्द है विविक्त ऊर्जा कक्षाएं, ये किसने दिया, तो लिखें इस बात को, अंग्रेजी में लिखें, देयर आर मैनी ऑर्बिट्स अराउंड न्यूक्लियस। देयर आर मैनी ऑर्बिट्स अराउंड न्यूक्लियस, but electron does not revolve in every orbit. सभी कक्षाओं में नहीं घूमते। That orbit in which electron revolves called distinct energy orbit. Distinct energy orbits. एक बात क्लियर हुई, यहां तक। सभी कक्षाओं में नहीं घूमते, कुछ कक्षाओं में घूमते हैं। डिस्टिंक्ट ऑर्बिट लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन विविक्त कोष कह सकते हो, या तो ऐसा लिखें कि विविक्त ऊर्जा कक्षाएं लिखें, या ऐसा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षाएं, इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा। यहां मैंने ऊर्जा शब्द इसलिए जोड़ा है क्योंकि सभी में समान ऊर्जा स्तर होता है, इसलिए हमने यहां विविक्त ऊर्जा कक्षाएं कह दिया कि सभी में ऊर्जा स्तर जो होगा वो सभी में समान होता है। एक बात हो गई। यहां से आगे लिखें, एक बात हुई। दूसरी बात, इन कक्षाओं को KLMN या 1 2 3 4 संकेतों से प्रदर्शित किया जाता है। तो किसने बताया KLMNO किया जाता है? These orbits denotes by KLMN या
1 2 3 4 सिंबल्स। ये बात किया। तीसरी बात, अलग अलग कक्षाओं में ऊर्जा का स्तर अलग अलग होता नहीं, ऐसा नहीं है विश्वनाथ। समान ऊर्जा स्तर होता है कक्षाओं में, ऐसा ये कह रहे हैं। वो बात आगे जाकर क्लियर होगी। तीसरी बात, तीसरी बात क्या कहते हैं कि कक्षाओं में घूमते हुए, कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का इसलिए इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। नहीं होता है। इसको लिखें जरा कि कक्षाओं में घूमते हुए ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। Electrons revolving in a orbit does not emits energy, so no loss of electrons energy। तीन बातें बताई गई। मैं एक बार दोबारा से रिपीट तीनों बातों को कर रहा हूं, फिर हम यहां से आगे चलेंगे बच्चों। हमने नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ने के लिए आए। उत्सर्जन का मतलब निकालना, उत्सर्जन का मतलब निकालना, छोड़ना। तो नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, अनेक स्फेरिकल कक्षाएं होती हैं, लेकिन सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते। कुछ ही कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जिन्हें विविक्त ऊर्जा कक्षाएं या विविक्त कक्षाएं कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा कहते हैं, या विविक्त कक्षाएं कहें, या आपकी इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षाएं उसे कहते हैं। एक बात हो गई। ऑर्बिट कह सकते हैं, ऑर्बिट कह सकते हैं। फिर यहां से आगे बढ़े। दूसरी बात क्या बताई कि इन कक्षाओं को KLMN से नाम से पुकारा जाएगा, इन्हें 1 2 3 कहा जा सकता है। और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, इसलिए उनके ह्रास नहीं होता, मतलब कमी नहीं होती, उनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आती है, उनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आती है। तो इन्होंने कुछ ऐसे बताने की कोशिश की। अगर आप यहां समझने की कोशिश करो, यहां समझने की कोशिश करो, ऐसे कुछ कक्षाएं आप देखें एक बार। मैं ऐसे समझाने, ठीक है। और इस नाभिक के चारों तरफ जब आप बाहर जाएंगे, ये इसका नाभिक है, इसे कहेंगे, इसे कहेंगे कि ये नाभिक है, न्यूक्लियस है, ये नाभिक है। और ये इसकी कक्षाएं हैं, ये ये इसकी कक्षाएं हैं।
ऑर्बिट्स हैं। कितनी ऑर्बिट हो सकती हैं सर? ऑर्बिट बहुत सारी हो सकती हैं। और इन ऑर्बिट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इस ऑर्बिट में। इस ऑर्बिट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ये। और जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट में, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते किसी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर रहे हैं। उत्सर्जन क्यों नहीं कर रहे हैं, ये हम अगले टॉपिक में या हम अगले परमाणु मॉडल में देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कुछ कक्षाएं हैं, कक्षाओं के चारों तरफ नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं हैं उनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। उनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। यहां तक बताइए एक बार, इसको बना लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। मैं साइड हो जाता हूं। ठीक है, चलें आगे। अब यहां से आगे समझने की कोशिश करना। नहीं, विश्वनाथ बोहर ने यह नहीं बताया कि एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यह बात बोरबरी योजना आएगी आगे जाकर, यह बात आगे जाकर देखेंगे। ठीक है, कक्षा और इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं होते। अरे कक्षा में ही तो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कक्षा एक तरह का रास्ता है। कक्षा एक तरह का रास्ता है, उस रास्ते में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। आप इसको ऐसा मान के चलिए कि आपका घूमने का जो ग्राउंड है, जो आपका ग्राउंड है, उस ग्राउंड के चारों तरफ कुछ आपने दौड़ने का जो रास्ता बना रखा है, उस दौड़ने के रास्ते को हम क्या कह रहे हैं? हम कक्षाएं कह रहे हैं। और उन पर दौड़ने वाले जो लोग हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। ठीक है, चलें आगे। चलिए, अब यहां से आगे चलते हैं। अब लिखें हम, इसमें छोटा टॉपिक ले रहे हैं अगला, और छोटे टॉपिक को लिखेंगे क्या? महत्वपूर्ण उप परमाणविक इकाइयां। महत्वपूर्ण उप परमाणविक इकाइयां। इंपोर्टेंट सब एटॉमिक यूनिट्स। इंपोर्टेंट सब एटॉमिक यूनिट्स। उप परमाणविक क्या होता है? पहला सवाल ये। सब सब एटॉमिक या उप परमाणविक क्या होता है? परमाणु के भीतर परमाणु के भीतर छोटे कणों को परमाणु के भीतर जो छोटे कण हैं उन्हें उप परमाणविक इकाइयां कहते हैं। परमाणु के भीतर जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं उन्हें उप परमाणविक इकाइयां कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, प्रोटॉन कह सकते हो, न्यूट्रॉन कह सकते हो। इन सभी को हम उप परमाणविक इकाइयां कहते हैं। इन सभी को हम उप परमाणविक इकाइयां कहते हैं। एटम के भीतर छोटे छोटे कणों को उप परमाणविक इकाइयां कहते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, विविक्त का मतलब क्या है? सर, डिस्टिंक्ट कक्षा वो कक्षाएं, कुछ विशेष कक्षाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, उन्हें हम लोग विविक्त कक्षाएं कहते हैं जिनमें समान ऊर्जा स्तर होता है। दो बातें। चलिए, तो पहली इकाई लिखेंगे हम लोग इसमें। आइए बच्चों, प्यारे बच्चों, आइए, और पहली इकाई लिखेंगे इसमें जिसका नाम होगा इलेक्ट्रॉन। लिखें, कुछ इकाइयां बता रहा हूं। पहली इकाई लिखेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। परमाणु मॉडल पढ़ने के बाद
मैंने परमाणु मॉडल को के उनको पढ़ाने के बाद कुछ छोटे छोटे हम लोग क्या ले रहे हैं, कण ले रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है, लिखें इलेक्ट्रॉन के बारे में। इसकी खोज जे थॉमसन ने की। इसकी खोज जे थॉमसन ने की, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। कब की? 1897 में, इन 1897। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने कर दी? जे थॉमसन ने कर दी। जे थॉमसन ने कर दी। सर इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक कैथोड किरण प्रयोग किया था, आपको पता ही है। चलिए आगे। इन्होंने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बारे में, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, उस चार्ज के बारे में R.A. मिलिकन ने बताया। इस चार्ज के बारे में R.A. मिलिकन ने बताया। खोज किसने करी इलेक्ट्रॉन की? तो थॉमसन ने की। और इस पर चार्ज होता है, इस पर आवेश होता है, इस आवेश के बारे में किसने बताया? R.A. मिलिकन ने बताया। पेपर पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के बारे में किसने बताया? तो R.A. मिलिकन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। यह बात किसने बताई? ये R.A. मिलिकन ने बताई। ये आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, वो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 कूलाम। चार्ज जो होता है वो बताया कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। ये बात किसने बताई? ये बात R.A. मिलिकन ने बताई। लेकिन खोज किसने कर दी थी इलेक्ट्रॉन की? जे थॉमसन ने कर दी थी। जे थॉमसन ने कर दी थी। और जे थॉमसन जो थे, उन्होंने ही ये बताया था कि कैथोड किरण प्रयोग करके, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करके, कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगली बात, सर इसका जो द्रव्यमान होता है, इसका जो मास होता है, मास किसका द्रव्यमान? इलेक्ट्रॉन के मास की बात कर रहे हैं। 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। -31 किलोग्राम। 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। -31 किलोग्राम। हाँ बिल्कुल, ऑयल डोप एक्सपेरिमेंट किया था, -31। ठीक है, यहां लिख दिया है मैंने, R.A. मिलिकन लिख दिया इधर, R.A. मिलिकन यहां लिख दिया है। ठीक है, इन्होंने आई ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। इसका द्रव्यमान होता है किसका? इसे ही अगर ये द्रव्यमान को अगर ये ग्राम में पूछे तो 9.1 इंटू 10 की पावर -28 आ जाएगा। -28 आ जाएगा। 1000 से भाग दे देंगे तो -28 ग्राम आ जाएगा। चलिए, मास की बात हो गई। दूसरी बात इलेक्ट्रॉन के बारे में यह बताई गई कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, यहां पर लिख सकते हैं ऋणावेश। ऋणावेश होता है। और इलेक्ट्रॉन का महत्व क्या होता है, इंपोर्टेंस क्या हो? अगर कभी पेपर में यह पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की इंपोर्टेंस क्या है, बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए बच्चों। एक बार आप लोग नोट्स बना लेंगे ना,
तो फिर क्या होगा, फिर उसको रिवीजन से काम चल जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में यही भागीदारी करता है। आगे जाकर आप पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं में, रासायनिक अभिक्रियाओं में भागीदारी, रासायनिक अभिक्रियाओं में भागीदारी का काम किसका है? इलेक्ट्रॉन का है। पार्टिसिपेशन इन केमिकल रिएक्शंस, इन केमिकल रिएक्शंस। तो इसका मास आपने देखा, इसका मास आपने देखा। जो बच्चे पीछे से क्लास करते हुए आ रहे हैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। और जो बच्चों ने पीछे क्लास नहीं की है उनको समझ में कम आएगा। ठीक है, ये बात हो गई, ये बात इलेक्ट्रॉन के बारे में हो गई। इलेक्ट्रॉन के बाद हम लोग अगली उप परमाणविक इकाई लेंगे जिसे प्रोटॉन कहा जाएगा। लेते हैं दूसरा, दूसरी उप परमाणविक इकाई हमने ली जिसका नाम प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन, प्रोटॉन के बारे में कुछ खास बातें लेंगे। पहली बात लेंगे, खोज किसने की? पहली बात, खोज या डिस्कवर किसने किया? तो बताएंगे कि प्रोटॉन की जो खोज थी वो गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। और इसे इन्होंने एनोड रे कहा था, इसे इन्होंने एनोड रे कहा था। जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड रे कहा। लेकिन लेकिन अगर पूछे इसका नामकरण किसने किया तो इसका नाम दिया आपके रदरफोर्ड ने, नाम दिया इसका रदरफोर्ड ने। इसको धन किरणें कहा था, या कहीं पर अगर मिल जाए तो इसे धन किरणें भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, दो बातें हो गई। तीसरी बात लें कि इसका नाम किसने दिया, नामकरण किसने किया? नेम्ड, इसका नामकरण किसने किया? तो नामकरण किया इसका रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने नामकरण किया 1919 में, और गोल्डस्टीन ने खोज की थी आपकी 1886 में, 1886 में, 1886 में। फिर पूछेगा, फिर पूछेगा कि इस पर आवेश कितना होता है? आवेश, चार्ज कितना होता है? तो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर 19 की पावर 19 धन आवेश, धन आवेश होता है। और फिर पूछेगा इसका द्रव्यमान कितना होता है, इसका द्रव्यमान या इसका मास कितना होता है? तो मास होता है 1.672 इंटू 10 की पावर 31, 10 की पावर 27, 1.672 इंटू 10 की पावर 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 27, इसका क्या होता है? मास होता है। किलोग्राम में करेंगे इसको, इसका मास होता है। तो प्रोटॉन के बारे में क्या क्या बातें? गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की, रदरफोर्ड ने इसे नाम दिया, आवेश इस पर इतना होता है। और दूसरा, दूसरा 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 27 जो होता है, प्रोटॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज जे थॉमसन ने नहीं की थी। ठीक है विशाल, मैं दोबारा बता रहा हूं,
हमने कहा कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1886 में की। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इसको एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, फिर आगे चले तो रदरफोर्ड ने इसकी खोज की 1919 में। फिर ये कूलाम होता है, कूलाम 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम। आवेश को कूलाम में नापा जाता है, आवेश को कूलाम में नापा जाता है। ठीक है, -19 पे जाएंगे इलेक्ट्रॉन है, +19 पे जाएंगे तो प्रोटॉन है। तीसरी बात आ जाएंगे, तीसरी बात न्यूट्रॉन पर चलेंगे। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की जो खोज की, न्यूट्रॉन को जो डिस्कवर किया वो किया सर चैडविक ने। सर चैडविक ने। और कब किया? 1932 में। 1932 में किया गया, एक बात। दूसरी बात, इस पर आवेश कितना होता है, इस पर चार्ज कितना, कोई बच्चा बताएगा इस पर चार्ज कितना होता है? कोई प्यारा मासूम बालक? तो ये आवेशहीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, आवेशहीन होता है, न्यूट्रल होता है, आवेशहीन या न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। अगली बात, अगली बात यहां से पढ़ेंगे कि इसका द्रव्यमान कितना होता है। इसका द्रव्यमान या मास कितना होता है, मास। तो इसका मास होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगली बात ध्यान से सुने, अगली बात ध्यान से सुने कि अगर द्रव्यमान के आधार पर, अगर पेपर में ऐसा पूछे द्रव्यमान के आधार पर कण, आधार पर कणों का क्रम, सीरियल ऑफ पार्टिकल्स एटम अकॉर्डिंग टू मास, तो सबसे ज्यादा जो द्रव्यमान निकल कर आएगा वो आएगा न्यूट्रॉन का, उसके बाद आएगा प्रोटॉन का, और उसके बाद आएगा इलेक्ट्रॉन का। आप ऐसे कहें कि ये जो ये आ रहा है 1.674 इंटू 10⁻⁻27, 1.672 इंटू 10⁻⁻27, और ये आया है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, -31। तो अगर इस आधार पे आप देखोगे, अगर कभी तुम्हें क्रम में ये सजाने के लिए आ जाए पेपर में, तो आप इस तरीके से बताओगे, आप इस तरीके से बताओगे। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो यहां हमने देखा कि न्यूट्रॉन हुआ। आगे चलें, आगे चलेंगे, एक कण आएगा जिसका नाम पॉजिट्रॉन होगा। चौथा कण लेंगे। बच्चों समझ में आ रहा है क्या? लिख रहे हो क्या? लिख रहे हो क्या भाई? लिखते रहना, साथ साथ में लिखते रहना। रिवीजन भी कराएंगे भैया, रिवीजन भी कराएंगे, रिवीजन भी। मास का कोई चार्ज नहीं होता। दुर्गेश, प्रोटॉन की खोज गलत नहीं, सही बता रहे हैं। चलिए आगे।
आगे चलते हैं, ठीक है, चलें आगे। बहुत बढ़िया। हाँ, लिखते रहना, नोट्स बनाते रहना, इसीलिए हाथ से लिख के पढ़ा रहे हैं। नहीं तो ये आप पीडीएफ से पढ़ा सकते थे। बहुत बच्चे कहते हैं पीडीएफ से पढ़ाओ, पीडीएफ से पढ़ाओ। पीडीएफ से पढ़ाने में नहीं बात समझेंगे, ठीक है। चंचल, समझ में आएगा, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, समझ में आ जाएगा, चिंता ना करो। चलो आगे चले, चलिए आगे चलें। सवाल नंबर आ गया है, पॉजिट्रॉन। अगला कण आया पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन लिखें, पॉजिट्रॉन को हेडिंग डालें, हेडिंग डालें पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खास बात क्या होती है? पॉजिट्रॉन की खास बात क्या होती है कि इसे एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। एंडरसन ने इसकी खोज की थी 1932 में। जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उससे उल्टी दिशा में ये घूमता है, इस वजह से इसे एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। उतना ही आवेश होता है जितना इलेक्ट्रॉन का, उतना ही मास होता है जितना इलेक्ट्रॉन का, लेकिन लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। सुनिए ध्यान से, पहली बात, पहली बात लिखें, लिखें, इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अगर पेपर में ये पूछे एंटी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो कहेंगे पॉजिट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ध्यान से सुनो बच्चों, पॉजिट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, दूसरी बात, दूसरी बात, यह इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में घूमता है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में घूमता है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में घूमता है। पहली बात, इसे एंटी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, रिवॉल्व्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में घूमता है। दो बात हो गई। तीसरी बात, इसकी खोज एंडरसन ने की। कई बार सवाल पूछा, खोजकर्ता, इसकी खोज किसने की? इसकी खोज एंडरसन ने की, इसकी खोज एंडरसन ने। और खोज कब की? 1932 में इसकी खोज की गई। जिस साल न्यूट्रिनो खोजा गया उसी साल पॉजिट्रॉन की खोज भी की गई, उसी साल पॉजिट्रॉन की खोज भी की गई। और इसका जो यूज होता है, इसका जो प्रयोग होता है, अच्छा इससे पहले इसका चार्ज लिखें, एक बात यहीं लिख लें। इसका द्रव्यमान तथा आवेश, इसका मास और इसका आवेश, इसका द्रव्यमान और इसका आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। बहुत ध्यान से लिखें, मास एंड चार्ज ऑफ पॉजिट्रॉन is equal to इलेक्ट्रॉन, इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। लेकिन धनात्मक चार्ज होता है, ये बात ध्यान लिखना कहीं पर।
ये जो पॉजिटिव शब्द बना है पॉजिट्रॉन, यहां से शब्द आया पॉजिटिव और एक शब्द आया इलेक्ट्रॉन। तो क्या किया गया, पॉजिटिव से तो शब्द लिया POS और TRO यहां से ले लिया, तो शब्द बन गया पॉजिट्रॉन। मतलब चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पर चार्ज कैसा होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बात हुई पॉजिट्रॉन की। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने आज की क्लास में देखा कुछ बातें, जिनमें से पहली बात हम परमाणु मॉडल की देखते आ रहे थे, और इनमें से हमने पहली बात देखी कि ये नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या क्या है, नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बाद क्या क्या कक्षाएं होती हैं, और उसके बाद यहां से आगे चलने पर हमने देखा कि ये इस तरीके से कक्षाएं होती हैं। कुछ उपपरमाणविक इकाइयां हमने देखी, कुछ सब एटॉमिक यूनिट हमने देखी, और ये जो सब एटॉमिक यूनिट हमारी बनी, इनमें हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को देखा। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन को देखा। इलेक्ट्रॉन को देखने के बाद हम आगे बढ़े, तो इसका जानकारी लेने के बाद हमने प्रोटॉन को देखा। प्रोटॉन से आगे बढ़े तो हमने फिर न्यूट्रॉन को देखा, फिर न्यूट्रॉन को देखा। न्यूट्रॉन से आगे बढ़े तो हमने पॉजिट्रॉन को देखा। कल की क्लास में हम लोग न्यूट्रिनो देखेंगे, और न्यूट्रिनो के बाद पाई मेसोन देखेंगे, हिग्स बेसोन देखेंगे। ऐसे कुछ पार्टिकल को कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, यहां तक आप नोट करिएगा, इसको रिवाइज करिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए नमस्ते, धन्यवाद, खुश रहिए, आनंदित रहिए, धन्यवाद।